रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? टी टेस्ट हमारा चल रहा है जी स्टैटिस्टिक फॉर ऑल की सीरीज़ में। मैं हूं कोकर मंजूर, टीचर ट्रेनर लाइफ कोच, और आपके लिए स्टैटिस्टिक का कोर्स अभी हमने शुरू किया हुआ है और उसमें हमने काफ़ी वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टी टेस्ट। टी टेस्ट में हमने 1 सैंपल भी कर लिया और हमने 2 सैंपल भी कर लिया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर्ड सैंपल। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये पेयर्ड सैंपलिंग क्या होती है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये टेस्ट, इसकी एप्लीकेशन क्या है। टी टेस्ट का जो पेयर्ड का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम एक ही सैंपल ले लेते हैं और उसको उस पर कुछ खास ट्रीटमेंट करते हैं और उससे पहले और उस ट्रीटमेंट के बाद का हम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि ये कैसा रहा है। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास जो है वो स्टैटिस्टिक की क्लास चल रही है और उनको एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए एक ट्यूशन पढ़ाई जाती है स्टैटिस्टिक की। ठीक है, तो आपकी क्लास के मार्क्स जो हैं वो उस ट्यूशन से पहले हमने ले लिए सारे। लेट सपोज आप 40 स्टूडेंट हैं और हमने मार्क्स ले लिए आपके, और फिर उस ट्यूशन के बाद दोबारा आपसे उसी तरह का एक टेस्ट लिया गया उसी कोर्स में और फिर देखा गया कि जी आपके मार्क्स ज़्यादा हुए या कम। तो इसको हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल, यानी एक ही सैंपल को हम दो बार उसकी जो मेजरमेंट करते हैं और देखना ही चाह रहे हैं कि जो हमने जो ट्रीटमेंट किया था वो उसका कोई इम्पैक्ट है या नहीं। और इसके वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है। आप एग्रीकल्चर में हम इसको यूटिलाइज करते हैं कि ये फलां बीज लगाया तो उससे क्या इसका रिजल्ट आया, इंप्रूवमेंट आई या नहीं। मेडिसिन के अंदर इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं कि जी पेशेंट को ये मेडिसिन दी तो इससे इसका पहले क्या रिकवरी रेट था और बाद में क्या रिकवरी रेट था, फलां थेरेपी दी तो क्या रेट था। ठीक है, इसी तरह आर्मी के अंदर या मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, पुलिस वगैरह में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स को देखा जाता है जी ट्रेनिंग से पहले क्या परफॉर्मेंस थी और ट्रेनिंग के बाद क्या परफॉर्मेंस थी। तो इस तरह की बेशुमार जगहों पे ये पेड जो है वो पेड सैंपल टी टेस्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो ये मैंने आपको चाहा कि थोड़ा सा आपको थोड़ा ओरिएंटेशन इसकी दे दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है। ठीक है, एक दो एप्लीकेशन आपको मैं एंड में भी बताऊंगा। अभी हम चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास ये देखें, ये बिफोर एंड आफ्टर के लफ्ज आपको नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लफ्ज क्वेश्चन में मिलेगा, लिखा होता है कि जी बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ट्रेनिंग ये था और आफ्टर ट्रेनिंग ये, बिफोर ट्रीटमेंट पेशेंट की ये रिकवरी थी और आफ्टर ट्रीटमेंट ये रिकवरी है। तो फर्ज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास डेटा है 10 लोगों का, पेशेंट्स का डेटा है या कोई रिक्रूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग और से पहले और बाद का डेटा है, कोई डाइट प्लान किसी को दिया उससे पहले या बाद का डेटा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये देख रहे हैं कि जी ये 10 लोगों का डेटा था ट्रीटमेंट से पहले और फिर उसको कोई ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, कोई भी चीज़, उसके बाद का डेटा उन्हीं लोगों से हमने लिया। ठीक है, तो ये बिफोर एंड आफ्टर का डेटा हमारे पास है। अब हम मालूम कैसे करेंगे कि जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आपको याद है 6 स्टेप्स हैं वही चले आ रहे हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर। वो एक बार आपको समझ आ गए तो सारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक आपको समझना बड़ी आसान हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास होता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो हमने क्या किया, म्यू एच डी, डी मीन्स डिफरेंस, कि पहले और बाद में कोई डिफरेंस है या नहीं। मेरी वीडियोस देखने से पहले और मेरी वीडियोस देखने के बाद आपकी लर्निंग में कोई इंप्रूवमेंट आई या नहीं। ठीक है, एनीवे म्यू मींस मीन एवरेज डिफरेंस हम देखेंगे, हम कहते हैं जी कोई डिफरेंस नहीं आया, और वर्सेस अल्टरनेट में क्या होगा, यस डिफरेंस आया, यानी म्यू डी जो है डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, मींस कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है। ठीक है, अल्फा 0.05 हम उसमें लेते हैं। इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, वही हमने जो जेड में किया था, जो डी में किया था, जो काई में किया था, मोस्ट कॉमनली वही फॉर्मेट है। ऊपर म्यू आ जाता है, यानी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस होगा तो इसका बार, यानी वहाँ पे एक्स बार था आपको याद होगा, यहाँ पे डी बार। स्टैंडर्ड डिविएशन, वहाँ पे नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन थी, यहाँ पे डिफरेंस की स्टैंडर्ड डिविएशन देखनी है, और डिवाइड बाय एन अंडर। एक ही फार्मूला है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में आसानी हो, कि आपको मुश्किल ना लगे जी नया सवाल जो ये मुश्किल हो रहा है। अच्छा डी बार को, अच्छा 14 स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले डी बार को कैलकुलेट कर लेना है। तो डी बार कैसे कैलकुलेट होती है, जैसे एक्स बार कैलकुलेट होता है, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे बिफोर एंड आफ्टर का। पहले था 125 वेट था या जो भी था, ठीक है, अब हो गया 136, तो 136 माइनस 125 दैट्स 11, 201 माइनस 5 दैट इज 6,
158 माइनस 160 दैट मेक्स -2। इसी तरह आप इनके डिफरेंसेस निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, और ये हमने जब इनको जमा किया तो हमारे पास आ गया 47। सो 47 इज द समीशन डी। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 47 डिवाइड बाय 10 4.7। सिंपल। ये तो हमारे पास आ गया, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये मालूम करना है। ठीक हो गया। तो एस डी का फार्मूला वही जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है, समेशन वहां पे क्या होता था, एक्स आई माइनस एक्स बार, सेम डी आई माइनस डी बार। तो मैं आपको रिलेट कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये कोई नया फार्मूला आ गया। सेम एंड एन माइनस वन, क्योंकि सैंपल है, एन माइनस वन हो गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 over n माइनस वन। डी माइनस डी बार को हम लिखते हैं समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी आई स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये भी आपको मालूम है, पुराना ही फार्मूला है। ठीक है, वहां पे सिर्फ x होता था, यहाँ पे d है। तो हमें क्या चाहिए, समेशन डी स्क्वायर। तो d हमने मालूम किया हुआ है, डी स्क्वायर मालूम करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। सबको जमा कर लिया, इस सवाल में मैंने आपको ये जमा किया हुआ। ठीक है, और कैलकुलेट भी किया हुआ 673। सो वी प्लेस 673 हियर। समेशन डी आई हमें पहले से मालूम 47, दैट इज व्हाट 47 डिवाइड बाय 10। इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 50.30, दैट इज वेरिएंस। ठीक है, ये वेरिएंस है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। नाउ वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मालूम करते हैं, वेरी सिंपल। इस दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी 7.09। तो अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये तो हमें पहले से मालूम है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास आ गई थी वैल्यू क्या, 709। ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि अचानक से बोर्ड कैसे बदल गया। तो आपकी एमबीज बचाने के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, बोर्ड पे सारा लिख के, ताकि चूंकि मैं जितनी देर में लिखूंगा तो उतनी लंबी वीडियो बनेगी, आपका नेट ज़ाया होगा, तो हम उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये हमारे पास फार्मूला आ गया टी का। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डी बार कितना है 4.7, ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, एस 7.09, ये हमने लिख दी, डिवाइड बाय एन कितना है 10। तो जब हमने इसको लिख दिया, सॉल्व किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.09। ठीक हो गया। अब देखिए क्रिटिकल रीजन, फिफ्थ स्टेज क्या होता है, क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, टी एब्सोल्यूट। क्यों एब्सोल्यूट, क्योंकि टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे। तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2 इसलिए क्योंकि टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो 0.05 जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.025। ये 9 कहां से आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n माइनस 1। n कितना है 10, 10 माइनस 1 9। तो जब हम इसको टेबल में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.62। सो हम इसको ऐसे बनाते हैं सादा लफ्जों में। ठीक है, ये हमारा हो गया अंदर का यानी एक्सेप्टेंस रीजन, और ये हो गया हमारा क्रिटिकल रीजन, ये भी और ये भी। ये कितना है 2.62 माइनस ये वाला प्लस। अब ये वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, जो हमने कैलकुलेट की, ये यहाँ पे अंदर लाई करेगी, क्योंकि पहले आएगा यहाँ पे 2.62 है तो यहाँ पे आएगा 2.0609। ठीक है, 2.09, ये से छोटा है तो इससे पहले आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर। सो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, छठा स्टेज हमारा कंक्लूजन। The calculated value falls in acceptance region, AR acceptance region, hence we accept H0. H0 क्या था कि there is no difference, there is no difference, mean difference नहीं है दोनों में। वो कि हमने देखा था कि बिफोर एंड आफ्टर की वैल्यू में कुछ डिफरेंस था, लेकिन हम कहते हैं बेस्ड ऑन दिस कि there is no difference, mean difference नहीं है। जो आपने ट्रेनिंग दी थी, जो मेडिसिन दी थी, जो थेरेपी की थी, जो आपने ट्रीटमेंट किया
ज़मीन को जो नया बीज डाला, वट एवर जो भी आपका क्वेश्चन था, ये सारी एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पेपर में या आपकी बुक में इस तरह के 8-10 सवाल होंगे, 15-20 सवाल होंगे। कहीं पे फर्टिलाइजर लिखा होगा, कहीं पे मेडिसिन लिखा होगा, कहीं पे ट्रीटमेंट लिखा होगा, कहीं पे थेरेपी लिखा होगा, ठीक है, या कहीं पे टीचिंग लिखा होगा कि ये टीचर आया पढ़ाने के लिए, या ये कोर्स लगाया गया, या ये ट्यूशन दी गई। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट इज द सेम। तो क्या है, चूंकि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या हम कहेंगे देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो हेंस वी से देयर इज नो इम्पैक्ट। ये भी लिख सकते हैं ये ट्रेनिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मीन वैल्यू जो है वो वही आ रही है हमारे पास बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। या देयर इज नो डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मेंस। सेल्स टीम की ट्रेनिंग अगर है तो वो भी हम देखते हैं कि जी सेल्स को जो हमने ट्रेनिंग दी थी तो आया उससे सेल्स बढ़ी, आप कहेंगे हाँ जी बढ़ी, तो लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि जो सेल्स बढ़ी है वो ट्रेनिंग की वजह से बढ़ी है। हो सकता है कि कंपनी ने क्वालिटी इंप्रूव कर दी हो सकता है कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया हो, यानी वो दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड इट, इसमें सेल्स टीम का तो कोई कमाल नहीं है। या हो सकता है कि मौसम बदल गया हो तो वो उस मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट है तो वो ज़्यादा यूज़ होने लग गई है, तो इसमें तो सेल्स का कोई कमाल नहीं, इसका तो इसमें तो मतलब है कि वो ट्रेनिंग का भी कोई कमाल नहीं। तो वो जो चेंज आया तो वो हम बता रहे हैं कि जी देयर इज़ नो इम्पैक्ट। अगर ये वैल्यू 2 के बजाय यहाँ 3 होती फॉर एग्जाम्पल, तो फिर ये यहाँ पर लाई करती, फिर क्या होता, फिर हम इसको रिजेक्ट करते। क्यों? क्योंकि द वैल्यू फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन। तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको रिजेक्ट करते और इसको एक्सेप्ट करते। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ जी देयर इज अ डिफरेंस। ये जो आपने बीज लगाया है ना, ये जो आपने थेरेपी दी है, ये जो आपने ट्रेनिंग दी है ना, इससे जो इम्पैक्ट आया है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और इस फॉर्मूले के, इस कैलकुलेशन के मुताबिक हम ये कहेंगे कि यस देयर इज ए इम्पैक्ट। सो ये था जी पेयर टी टेस्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बड़े वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस हैं रिसर्च के अंदर। तो जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल अगर वो कोई थीसिस इस तरह का कर रहे हैं कि जिसमें कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर का, कि जी ये ट्रीटमेंट लगाने से क्या इम्पैक्ट है, स्पेशली मेडिकल साइंसेस के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, एजुकेशन रिसर्च के अंदर इस तरह के जो टेस्ट हैं, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि जी ये मेथडोलॉजी लगाने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या ये थेरेपी लगाने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या ये मेडिसिन देने से जो पेशेंट है उसकी ग्रोथ या उसकी रिकवरी कैसे है। तो इन सारी सिचुएशंस में ये पेयर टी टेस्ट इस्तेमाल होता है। आई होप नाउ यू वेरी वेल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टी टेस्ट पेयर्ड सैंपल। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।